सुनना मेरी बात। यहां पर हमारे पास दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस है द मैन इन द कार इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। दूसरा हमारे पास है द मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच अंडर द ट्री। ये दो सवाल हमारे पास हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर इन दोनों सवालों में हमें यह पहचानना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन कौन सा है। क्या पहचानना है हमें? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर पहचानना है तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के साथ जो उसका ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आकर के वो क्या बनाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। समझ गए मेरी बात? और वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरा क्या होता है आपका? एडवर्ब फ्रेज। कितने तरीके का होता है वो? दो तरीके का। एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, दूसरा उसका एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। चलो अब यहां पर ये जो दोनों सवाल लिखे गए हैं इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है? प्रीपोजिशनल फ्रेज को पहचानना है। तो इसके लिए हमें प्रीपोजिशन को देखना पड़ेगा। तो इस पहले सवाल में प्रीपोजिशन कौन है? इन। तो इन के साथ जो आया है वो मिलकर के क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और आगे कौन है? फॉर। फॉर के साथ जो आया है वो भी मिलकर के क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। नीचे वाले सवाल में ऑन के साथ जो आया है वो मिलकर के क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अंडर के साथ जो आया है वो भी मिलकर के क्या बनाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हमें यह पता करना है कि इनमें से कौन सी तो एडजेक्टिव फ्रेज है और इनमें से कौन सी एडवर्ब फ्रेज है, हमें यह पता करना है। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा, जो सवाल में हमने सीखा है कि अगर हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आता है वो तो क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। या इस बात के अलावा जो बात नाउन या प्रोनाउन के लिए बोली जाती है वो क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। या तो व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। या इसके अलावा जो बात नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोली जाएगी वो क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। अगर आपके पास व्हेन का, वेयर का और हाउ का जवाब आ रहा है, या फिर अगर वर्ब और एडजेक्टिव या फिर खुद किसी एडवर्ब के लिए जो बात बोली जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ये हमें अपने को देखना पड़ेगा। तो हमारा जो सवाल है, इस सवाल में लिखा गया है कि द मैन इन द कार इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। तो आदमी, आदमी कौन सा आदमी? जो कहां बैठा हुआ है? कार में। यानी ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो किस में डिटेल ऐड कर रही है? इस द मैन में। यानी जो नाउन में डिटेल ऐड करेगी वो क्या होगी आपकी? एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का नाम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। आगे लिखा हुआ है फॉर हिज फ्रेंड्स। तो वेटिंग के लिए ही हिज फ्रेंड्स आया है, तो यहां वर्ब में डिटेल ऐड हो रही है। अगर वर्ब में डिटेल ऐड हो रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। नीचे वाला सवाल द मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच। आपसे ये पूछे कि आदमी कहां बैठा है, तो आप कहोगे बेंच पे बैठा है। इसका मतलब ये जवाब किसका आ रहा है? वेयर का। कहां किसका जवाब आ रहा है? और जो वेयर का जवाब होता है वो क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। लेकिन उस बेंच के बारे में डिटेल ऐड हो रही है कि बेंच के कौन सा बेंच? कौन सा बेंच? व्हाट काइंड ऑफ बेंच? जो पेड़ के नीचे है। इसका मतलब बेंच तो नाउन है ना बेटा, और अगर नाउन और नाउन के बारे में आप जब डिटेल ऐड करते हो वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये वाली जो कहानी है वो क्या बन जाएगी आपकी? अंडर द बेंच क्या बन जाएगी आपकी? एडजेक्टिव फ्रेज। इतनी बातचीत हमने अभी तक कर ली है। समझ गए मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था ना? ये लिख लिया था पूरा? लिख। कौन सा पीछे वाला नहीं लिखा? लिखो फटाफट। अगर इधर वाले बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो इधर बैठ जाया करो, ठीक है ना? अभी आ जाओ, इधर आ जाओ। कैमरा के आगे से तो आना मत, पीछे से आ जाओ जी। मैं फ्रेम से बाहर नहीं जा पाऊंगा। चलो अभी तो लिख लो, बैठे रहो। चलो लिख लो। हो गया क्या? लिख लिया? चलो आप देखो, सुनो मेरी बात। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूं, उनके अंदर मैं ढेर सारी प्रीपोजिशनल फ्रेज डाल दूंगा एक ही सवाल में, और उनको हमें पहचानना है। देखो सवाल मैं लिख रहा हूं बच्चों, सुनना।
the books on the table in that room were written by my uncle in 2005 in दिल्ली। इसके अंदर हमें पहचान करनी है इन सब चीजों की। अब सुनते जाओ बात। अगर हमें यह पूछा जाए कि बच्चों इसमें तुम्हें प्रीपोजिशनल फ्रेज ढूंढ के बतानी है, पहला सवाल ये, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन कौन सी होंगी, इसके लिए हमें प्रीपोजिशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो प्रीपोजिशन कौन है, ऑन। बोला सर ऑन द, एक तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। एक इन, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। चलिए, एक ये भी क्या है आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एक इन 2005, ये भी क्या है आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एक इन दिल्ली, ये भी क्या आपका, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कितनी प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज हुआ है, 5। कितनी तरह की प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसमें, 5। अब हमें इनका नामकरण करना है कि भाई 2 टाइप होती है इनकी, एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है, दूसरी, हमें यह पहचानना है कि इनमें से कौन सी तो एडजेक्टिव फ्रेज है और कौन सी एडवर्ब फ्रेज है। बच्चों शुरुआत से शुरू करते हैं। ऑन द टेबल, आप बताइए मुझे एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। वेरी गुड, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, वो किताबें जो टेबल पे पड़ी हुई हैं। कौन सी किताबें, कौन सी किताबें, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स दैट आर लाइंग ऑन द टेबल, जो उस टेबल पर पड़ी हुई हैं। समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब ये जो कहानी है, ये कहानी किसके बारे में है मेरे बच्चों, नाउन के बारे में जो कहानी होती है उस कहानी का नाम होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये कैसी फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ गए मेरी बात। चलो, द बुक्स ऑन द टेबल इन दैट रूम, वेर, वेर कहां, रूम में। ये जो जवाब आया है बेटा, ये वेर का आया है। किसका जवाब आया है, तो ये जो फ्रेज है वो कैसी फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। अब आगे बढ़ते हैं। इन दैट रूम वर रिटन बाय माई अंकल, वर रिटन, रिटन, रिटन किसने किया है, इसका मतलब ये वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है। किस में डिटेल ऐड कर रहा है, वर्ब में। अगर वर्ब में ये डिटेल ऐड कर रहा है तो इसका नाम क्या है, एडवर्ब फ्रेज। कब लिखी, व्हेन, इन 2005, ये भी क्या है, एडवर्ब। भाई ये इन 2005, 2005 में क्या किया है, अंकल किया है या लिखा है, लिखा है ना, तो लिखने में डिटेल ऐड हो तो ये भी एडवर्ब। दिल्ली में क्या किया है, लिखा है या अंकल किया है, लिखने में इन डिटेल, तो ये भी वेन का आंसर है, वेयर का, सॉरी वेयर का आंसर है। तो ये भी क्या है, एडवर्ब फ्रेज। बच्चों क्या तुम्हें पहचानना आ गया है एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को, कर पाओगे, सिस्टम हिला के रख दोगे, लिख लीजिए। वो तो रोज ही हिलाते हैं सर। अब ठीक है,
बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए बेटा। तो अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। आपका जो पॉइंट था सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड, फ्रेज और क्लोज, अपन वर्ड के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अपन फ्रेज के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और अपन क्लोज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नहीं कर चुके हैं क्लोज के बारे में। हमें जो चर्चा करनी है वो किसके बारे में करनी है? क्लोज के बारे में। फ्रेज हमारा कंप्लीट है, हमें सारी फ्रेजेस पहचानना आ गई, हमें वर्ड पहचानना हमने सीख लिया। अब हेडिंग डालो क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट सुनना। अगर मैं आपसे ये सिंपल सा सवाल पूछूं मेरे बच्चों कि क्लॉज होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज, तो आप मुझे क्या इसका जवाब दोगे? क्लॉज क्या होता है बताइए। देखो, क्लॉज सर वो होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has on subject and predicate। यानी ये क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो चाल चलन की लैंग्वेज में कि जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है वो क्लोज होता है, बोल सकते हो, बट इट्स नॉट ए राइट डेफिनेशन। क्लियर डेफिनेशन क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। समझ गए मेरी बात? जैसे एक सवाल लिखता हूं, मोहन went to the park when the guests left। ये सवाल मैंने लिखा बच्चों, मोहन वेंट टू द पार्क व्हेन द गेस्ट्स लेफ्ट। ये सवाल है, ये एक सेंटेंस है। आप सब इस बात से एग्री करते हो कि ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाने में जिसने अपना योगदान दिया है वो दो क्लॉजेज हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे तो मोहन सब्जेक्ट है कि नहीं है बताइए? ये मोहन अगर सब्जेक्ट है, वेंट टू द पार्क प्रेडिकेट है कि नहीं है? आगे जैसे चलोगे वेन कंजक्शन है कि नहीं है? कंजक्शन है ना बेटा, ये कंजक्शन है। आगे जैसे चलोगे द गेस्ट सब्जेक्ट है कि नहीं है? और लेफ्ट इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए जो आया है वो कौन आया है? कंजक्शन। यानी क्लॉजेज से सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस किससे बनता है? क्लॉजेज से। और उन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए जो आता है उस बला का नाम कंजक्शन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कंजक्शन। इतनी बात तुम समझ गए? चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब ये जो क्लॉज होती है इसकी डेफिनेशन तो हम समझ गए, क्लॉज को पहचानना भी हम समझ गए, लेकिन क्लॉज की टाइप कितनी होती हैं, कितने तरीके का क्लॉज होता है ये समझना है हमें। तो इसकी जो क्लॉज है हमारी, ये क्लॉज बच्चों दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की क्लॉज होती है। एक तो होती है आपकी, आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की अलग टाइप्स होती हैं, वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, 3 टाइप का होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी मेनली आप इतना ही समझिए, क्लॉज के कितने काइंड्स हैं? 2। एक तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट। अब मुद्दा ये है कि कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जो आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। कौन सी? जो आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होती हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ही क्या बनता है आपका? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। अब बच्चे कहेंगे सर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होती हैं?
तो आपके पास 7 तरीके की कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था कंजक्शन टॉपिक में। कंजक्शन टॉपिक में मैंने कहा था आपके पास ये 7 तरीके की कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एफ ए एन बी ओ वाई एस, जिसे तुम नाम देते हो फैन बॉयज। क्या नाम देते हो? फैन बॉयज। जहां एफ का जो मतलब है ना बच्चों, वो होता है फॉर। एफ बोले तो फॉर, ए बोले तो एंड, एन बोले तो नॉर, बी बोले तो बट, ओ बोले तो और, वाई बोले तो येट, और एस बोले तो सो। जिस भी क्लोज के साथ ये कंजक्शंस होती हैं, उस क्लोज का नाम कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। उस क्लोज का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब आपको यह समझना है, जिस भी क्लोज के साथ कंजक्शन आता है, वो कंजक्शन उसी क्लोज में शामिल किया जाता है। यानी कंजक्शन हमेशा जो कंजक्शन की साथ वाली क्लोज है, उसी का पार्ट होता है। मैं ये पूछूं आपसे कि जो मैंने पीछे वाले सवाल में यहां पर वेन लिखा था, वो वेन किसका हिस्सा है? सेकंड क्लोज का हिस्सा है या फर्स्ट क्लोज का हिस्सा है? तो आप क्या कहोगे सर? सेकंड क्लोज का हिस्सा है। ऐसी बातचीत हमारी टेंस में भी हुई थी, जब अपन बिफोर और आफ्टर को पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि जिसके साथ बिफोर होगा अपना मीनिंग उसी के साथ देगा, जिसके साथ आफ्टर होगा अपना मीनिंग उसी के साथ देगा। इसका मतलब जिस क्लोज के साथ कंजक्शन होता है, कंजक्शन का मीनिंग उसी क्लोज के साथ आता है, दूसरी क्लोज के साथ नहीं आता है। ऐसी बात अपने को माइंड में रखनी है। समझ गए इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कहानी मैंने तुम्हारे सामने लिखी है फैन बॉयज, जैसे मैं एक सवाल यहां लिख भी देता हूं, या आगे लिख देंगे एक साथ। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन होता है? ऐसी कंजक्शंस जो अदर देन क्या है? अदर देन फैन बॉयज, अदर देन फैन बॉयज। फैन बॉयज के अलावा जितनी भी आपकी कंजक्शंस हैं, वो सारी की सारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती हैं। जैसे इफ, जैसे व्हेन, जैसे वेयर, जैसे आपका दैट, जैसे व्हाट, और इनके अलावा इनके भाई बंधु जितने भी हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। फैन बॉयज को छोड़ दीजिए, इनके अलावा जितनी भी आपकी कंजक्शंस होती हैं, वो क्या होती हैं? आपकी सबऑर्डिनेट होती हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये 7 जो कंजक्शन है, ये तो बनाएंगी कोऑर्डिनेट, और ये जो बाकी बच गई ये बनाएंगी सबऑर्डिनेट। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लॉज, वन इज कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट हैज 3 सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट, यानी आप ये कह सकते हो 3 पार्ट और उसके और होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी आगे करेंगे अपन। समझ गए मेरी बात? चलो लिखो, इतना लिख लीजिए। बच्चों मेहनत करिए, समझिए, पढ़िए, मजा आएगा। जिस दिन आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इंग्लिश हमने सीख ली है, आ गई है हमें, उस दिन एक अलग ही कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी में ना तुम्हारी रीजनिंग दिखेगी ना मैथ्स दिखेगी। इंग्लिश जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी बनाता है ना। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अलग ही दिखोगे, सबसे अलग दिखोगे, अपने ग्रुप में हमेशा दिखोगे। बातें नहीं। और एसएससी क्रैक के इंग्लिश ही करवाता है। आप में से अगर कोई सीपीओ, कोई एसआई का फॉर्म भरे हुए है और सब इंस्पेक्टर बनने का सपना संजोए हुए है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर जो सेकंड पेपर होता है वो किसका होता है? सिर्फ इंग्लिश का होता है। यानी बगैर इंग्लिश
आप जो है वो एसआई का तो सपना देख भी नहीं सकते। और आपको एक बात और बता दूं मैं, जैसे ही अगर एसएससी के अंदर फिर से कोई चेंजमेंट आएगा तो अब की बार का जो चेंजमेंट होगा वो इंग्लिश को लेकर के भयंकर होगा, इंग्लिश का जो वेटेज है वो बढ़ाया जाएगा। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, एसएससी का जो चेयरमैन है उसने अपना एक इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मैंने डाला भी था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, द एक्सप्रेस को एक न्यूज़पेपर है, उसको अपना इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के अंदर उसने ये बात हिंट दिया है लोगों को कि जो टीचर पढ़ा पढ़ा के अपने आप को बेस्ट टीचर बना देता है मैथ्स में, कुछ लोगों की तरफ उसका संकेत था, नाम तो मैं ऑन रिकॉर्ड क्या ही लेऊं, और वो टीचर्स बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बहुत सही आदमी है, एकदम अपनी सही जगह है, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुकाम उन लोगों ने हासिल किया है, बढ़िया बनाया। तो कहीं हम उनको बेरोजगार ना कर दें, यानी मैथ्स का वेटेज कम ना कर दें, समझ रहे हो मेरी बात। उन लोगों की तरफ, उन लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया था, सब कुछ चीजें करी थी, और जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार जब ईगो पे आती है तो वो उसकी वाट लगाने को तैयार हो जाती है, जो नहीं करना चाहिए, गलत है, होने ना होने की तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश का वेटेज बढ़ सकता है। तो आप बिना इंग्लिश के तो एसएससी का नाम लेना भी हमारे लिए क्या है, गुनाह है, पाप है, ये तुम्हें सीखनी पड़ेगी, कंपलसरी हो गया है, इसके बिना काम चलेगा। कहने का मतलब ये बढ़ जाए आगे। कल से बेटा इधर बैठ जाना आप लोग, कुछ बच्चे इधर बैठो तो कुछ जगह खाली पड़ी है, इधर तो तब बैठना जब एकदम से क्या हो जाए, सीट फुल हो जाए, बाकी इधर बैठ जाना। क्वालिटी आनी चाहिए अच्छी, तभी ऑनलाइन कोर्स में आप लोगों को भी फायदा होगा जो मिलेगा। बढ़े आगे, थोड़ा सा जल्दी लिख लो ताकि अपन थोड़ी सी बातचीत और कर पाएं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कल कर लेंगे। लिख लिया बच्चों, लिख लिया, चलो आप देखो, सुनो मेरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये बात कर ली कि जो कंजक्शन होती है वही डिसाइड करती है क्लोज का नाम, ठीक है। मैं दो सवाल लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी तो कोऑर्डिनेट क्लोज है और कौन सी सबऑर्डिनेट है। चलो देखो, आई इनवाइटेड हिम बट ही did not come. Rahul will help you if you calls him. अगर तुम राहुल को कॉल करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, ये सवाल है। पहले में आप मुझे ये बताइए कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है बेटा, कितनी क्लॉजेज है पहले में, तो आप कहोगे सर एक तो आई इनवाइटेड हिम, ये तो फर्स्ट क्लॉज है, और दूसरी क्लॉज, कंजक्शन हमेशा दूसरी क्लॉज में शामिल होता है, तो दूसरी क्लॉज बट ही डिड नॉट कम, बट आया है बीच में, तो बट इज ए पार्ट ऑफ एन बॉइज
तो इस क्लॉज का नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। कौन सी क्लॉज है ये? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो बच गई वो क्या है? मेन क्लॉज। इसका नाम क्या होगा? मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है, दूसरी इसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरे सेंटेंस में राहुल विल हेल्प यू इफ यू कॉल्स हिम, कौन है? इफ क्या फैन बॉयज का हिस्सा है क्या? नहीं। इफ तो एक कंडीशनल क्लॉज होती, वो कंडीशनल कंजक्शन होती है ना, ये तो फैन बॉयज का हिस्सा ही नहीं है, तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो बच गई राहुल विल हेल्प यू, ये क्या हो जाएगी? आपकी मेन क्लॉज। समझ गए बात को? तो ये लिख लीजिए। लिख लिया क्या? हो गया? चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बच्चों, उस नेक्स्ट क्लास में अपन जो बात करने वाले हैं उसमें अपन सीखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। जो आप लोगों ने जो रिसेंटली जो 12th करके आया है, या जिसने पहले भी करी होगी, 12th के अंदर ही एक टॉपिक था, ठीक है ना, वहाँ हमें पता नहीं कैसे सिखाया था, या सिखाया भी था कि नहीं भी सिखाया था, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए।